मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जब से महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ तब से ऐसा देखने में आ रहा है कि ना केवल महाराष्ट्र बल्कि मुमरा कौसा की जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरीके से एकदम बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ शिंदे गुट, जिसके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, वो थाना कलवा मुमरा दीवा के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो कलवा मुमरा के आमदार है विधायक जितेंद्र अवार्ड, वो अपने विरोधियों पे जमकर निशाने साध रहे। अभी हाल ही के दिनों में सील फाटा के अंदर एक एनसीपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक भरी जनसभा को संबोधित करते हुए जिस तरीके से मुमरा के तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को मतलब उन्होंने टारगेट किया, उनके ऊपर निशाना साधा है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शहर के चर्ची समाज से और राजू अंसारी साहब मौजूद है। आइए उनसे हम बात करें। जिस तरीके से अवार्ड साहब ने भरी जनसभा के अंदर मुमरा के तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर कड़ा प्रहार किया है, उस बारे में राजू अंसारी भाई का क्या कहना है। राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपको भी पता है कि अभी कुछ दिनों पहले सील फाटा परिसर के अंदर एक पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से यहाँ के आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने तमाम विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से मतलब उनके ऊपर प्रहार किया है, तो उनका अपमान भी हम कह सकते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं मुमरा टाइम्स की तरफ से मोइन शेख साहब आपका मैं स्वागत करता हूं। और कल से शायद चांद अगर दिख गया तो कल से हमारा रमज़ान शुरू हो जाएगा, कल से हमारी तरावी शुरू हो जाएगी। तो मैं तमाम मुमरा कौसा के मुस्लिम भाइयों को, हमारे और मुस्लिम भाइयों और बहनों को मैं रमज़ान की खुलूस मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि सारे हमारे जो लोग हैं वो इस रमज़ान के बरकतों को अच्छे तरीके से लूटने की कोशिश करें और अपनी इबादतों को सही तरीके से निभाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह कि जैसे भी आपने कहा कि परसों के रोज़ तीन रोज़ पहले शील फाटा पर एक ओपनिंग की गई पुरानी ऑफिस की। पहले वो ऑफिस MIM की हुआ करती थी, मगर अब वो राष्ट्रपति की ऑफिस कर दी गई है। और उसकी ओपनिंग के अंदर हमारे यहाँ के जो लोकल MLA हैं मुमरा कौसा के, कलवा मुमरा के, माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर के बहुत सारी अभद्र बातें की हैं, बहुत सारी इलॉजिकल बातें की हैं, बहुत सारी असंवैधानिक बातें की हैं। तो मैं तो सबसे पहले तो उनकी इन बातों को मैं मजम्मत करता हूँ और मैं मुमरा कौसा के लोगों से कुछ रूबरू होकर के बात कर लेता हूँ मैं कि जिस तरीके से एक राजनीतिक अफेयर्स चलने चाहिए, पॉलिटिकल अफेयर्स चलने चाहिए, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है उनके अंदर। वो बौखलाहट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि पॉलिटिशियन जो है ना बहुत कूल माइंडेड होना चाहिए। उसका काम ही होना चाहिए कि वो अपने जो अपोजिशन के जो लोग हैं जो उनके ऊपर, देखो कैसा होता है कि इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, समटाइम यू गेट द बुके, समटाइम यू गेट द ब्रिक्स। तो जहाँ पर आपको फूल मिलेंगे वहाँ पर आपको पत्थर भी मिलेंगे। तो जिस तरीके से आपने फूल का स्वागत करते हैं उसी तरीके से पत्थरों का भी स्वागत करना चाहिए। कोई अगर आपके खिलाफ कोई अगर बातें बोलता है तो आपको उससे हताश होने की या उससे निराश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपना काम कीजिए जो आप काम कर रहे हैं। आप जैसे आप बोलते हैं कि मैं मुमरा के लिए बहुत काम करता हूँ, मैं मुमरा के लिए बहुत विकास कर रहा हूँ, तो आप कीजिए ना काम। और आपको लोगों ने दिया ना 3 मरतबा, आपको लोगों ने जीता करके लाया। क्यों जीता के लाया? आपकी बातों पर विश्वास करके जीता के लाया ना। तो आप अपनी बातों कीजिए ना। क्यों किसी को अटैक करना, क्यों मंच के ऊपर गालियां देना, क्यों मंच के ऊपर अभद्र भाषाओं का व्यवहार करना, क्यों संविधान को तोड़ना। जैसे कि उस दिन आपने देखा होगा किसी ने चिट्ठी लाकर के दी, भाई साहब 10 बज गए, तो बोले मैं 10 बजे की बात को मैं नहीं मानता। अरे जिसको हमारे पूरे देश की सारी जनता, सारे देश के सारे नेता मानते हैं कि 10 बजे के बाद कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, हम नहीं करते हैं। तो आपको भी मानना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके बाद में आपने बहुत सारे लोगों को कहा कि भाई वो गद्दार है, फलाने का, किसी का नाम तो नहीं लिया, फलाने गद्दार है, फलाने गद्दार है, बाप बदलने की भी बात कही और बाप बदलने की भी बात कही। तो क्या आप मुमरा कौसा के बाप है क्या मुमरा कौसा की जनता आपको अपना बाप मानती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना एक लीडर मानती है। और बाप अपने को कौन मानता है मालूम है? जो हिटलर की विचारधारा पर चलता हो, जो गोलवालकर की विचारधारा पर चलता हो, जो हेगडेवार की विचारधारा पर चलता हो, जो सावरकर की विचारधारा पर चलता हो। ये जो लोग हैं, ये लोग अपने आप को बाप, अपने आप को टायरेंट, अपने आप को डिक्टेटर मानते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमारे सिवा कोई कुछ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। और आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने नाम लिए बगैर कुछ लोगों को मतलब गद्दार, वही बोलना चाह रहा हूं मतलब लीडर का मतलब ये होता है, कोशिश की। लीडर का मतलब ये होता है कि वो अपनी जनता के लिए अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करे, अपने इलाके में फलाह बहबूदी के काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम करे, मगर आप उनको धमकी देते हो
कि नहीं मैं हाई कोर्ट चला जाऊं तो ऐसा हो जाएगा। अरे अगर आप हाई कोर्ट जाओगे तो क्या हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते? क्या आपके अगर विरोधियों के बंगले हैं तो क्या हमारे विरोधियों के बंगले नहीं है? हम भी कर सकते हैं, पर हमारा काम ये नहीं। और ये जो उन्होंने गद्दार शब्द का उपयोग किया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? गद्दार कौन है? उन्होंने जो विपक्ष के नेताओं को मतलब जिस तरीके से गद्दार करके उन्हें अपमानित किया, गद्दार कौन है आपकी नजर में? कौन है गद्दार? मैं तो ये समझता हूँ कि गद्दार किससे कह रहे हो? उसे कह रहे हैं जिसने 2019 के इलेक्शन में आपको 10,000 वोट दिलाए, जो आपके साथ में खड़े रह करके आपका काम किया, उसको आप गद्दार कह रहे हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? आप समझ रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं बराबर से, किसी का नाम नहीं लूंगा। उस शख्स ने अपने पूरे सह परिवार के साथ में आपके लिए आपके इलेक्शन में 2019 इलेक्शन में काम किया और अपने साथ साथ कहा कि साहब ये आखिरी इलेक्शन जिसमें मैं आपके साथ में, इसके बाद में मेरा रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है। ये उसने बोल करके ऐलान किया था। ये उनको भी मालूम है, खाया अपनी मरी हुई माँ की कसम और पूछे अपने जमीर से क्या उसने आपसे ये बात कही थी या नहीं कही थी। तो ये सब लोगों को बहकाने की या लोगों को जज्बातों में लाने की या लोगों के साथ में एचएम करने की, हिंदू मुस्लिम राइट्स करवाने की कोशिश करने की, ये बात अच्छी नहीं होनी चाहिए। लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत जोड़ने की जरूरत है। आपको अपने दुश्मनों से भी प्यार करने की जरूरत है। देखो आज हम 25 साल से यहाँ पर नगर सेवक हैं, हम 37 साल से राजनीति में हैं, मगर आज आप देख सकते हैं कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी में, चाहे वो शिवसेना में हो, एनसीपी में हो, राष्ट्रवादी में हो और एमआईएम में हो, समाजवादी में हो, लोग मेरी इज्जत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। हमारा काम है कि अपने अपोजिशन की इज्जत करना, हमारा काम है कि अपोजिशन को साथ में लेकर के चलना। जब आप किसी शहर को बनाते हैं, किसी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं, तो उसमें आपको सबकी जरूरत पड़ेगी, आपके दोस्तों की भी जरूरत पड़ेगी और आपके पॉलिटिकल राइवल्स की, दुश्मनों की। मैं इसलिए बात नहीं कहूंगा कि पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता है, पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी होती है। हमारी विचारधारा की लड़ाई होती है, उस विचारधारा की लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने लड़ना चाहिए और अपने जो काम करने के तरीके हैं, जो सलीके हैं, उसको जाकर के लोगों में बताना चाहिए कि मैं इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लोग आपसे कन्विंस होंगे जरूर आपको वोट देंगे, नहीं कन्विंस होंगे आपको वोट नहीं देंगे। और राजू भाई उस जनसभा में उन्होंने टोरेंट को लेके ये भी कहा कि मतलब टोरेंट को मैंने नहीं लाया, जब टोरेंट आई उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी राज्य के अंदर, और जो यहाँ के सीएम है उस वक्त तो मतलब वो भी मंत्री थे सरकार के अंदर, तो बोले टोरेंट मैंने नहीं लाया, जिसने लाया तुम अपने बाप को जाके बोलो टोरेंट को हटाने के लिए। तो टोरेंट लाया किसने? आपको एक बार बता दूं मैं, टोरेंट को असल में ऐसा हुआ कि हमारे मुमरा कौसा जो वो एफ कैटेगरी के अंदर था, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यू जनरेशन थे एमसीडीसीएल को लेकर के वो नहीं हो पा रहे थे, और खाली मुमरा कौसा ऐसे पूरे महाराष्ट्र में जहां पर भी एफ कैटेगरी के जो लोग हैं उनके टेंडर कॉल किए गए। उस टेंडर कॉल करने के बाद में टोरेंट का यहाँ पर टेंडर भरना और टोरेंट का यहाँ पर टेंडर का लगना, ये मैं इत्तेफाक तो नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं अंडर द टेबल हाथ मिलाया गया। तब कहीं आके टोरेंट ने यहाँ पर टेंडर भरा, उनको कॉन्फिडेंस लिया गया नहीं आप यहाँ पर आइए हम आपका साथ देंगे। तब कहीं आके टोरेंट ने यहाँ पर काम टेंडर भर के वो ऑर्डर लिया। लेने के फौरन बाद में हमारी आयुष है आगरी युवक संगठन, उनके जो चीफ है गोविंद भगत साहब, उन्होंने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। उस मुहिम को लेकर के मीम उमरेकर की तरफ से रफीक मुकादम साहब, उसी के साथ में हमारे कलवा मुमरा के एक्स शिवसैनिक दशरथ पाटिल साहब ने साथ में आकर के एक आवाज लगाई मुमरा के लोगों को, और सारे मुमरा के लोग इससे जुड़ गए, सारे नगर से वो कलवा और मुमरा के दीवा के जुड़े इसके साथ में, और जुड़ करके एक बड़ा एहतजाज हम लोगों ने किया। उस एहतजाज को हमने आयुष के साथ में मिल करके और हमने एक संगठन बनाया पीपल्स अगेंस्ट टोरेंट करके, और इस टोरेंट के खिलाफ हमने इस मुहिम को लेकर के मंत्रालय तक के पहुंचाने के बाद उस वक्त में जो सरकार थी वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस साहब जो है उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फौरन इसके ऊपर स्टे लगाया। स्टे लगाने के बाद में 2019 में सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद में एमवीए की सरकार बनी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। इस आघाड़ी की सरकार के अंदर आप खुद एक मंत्री थे, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आपकी सरकार थे, उद्धव साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो ऐसा क्या हुआ कि 26 फरवरी 2020 को आपने उनको वो ऑर्डर दे दिया। आप चाहते तो स्टे को कंटिन्यू कर सकते थे। बिल्कुल। आज हमारे शहर पठान साहब वहां पर बैठे हैं तो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अरे वो आपके खिलाफ नहीं बैठे हैं, वो टोरेंट के खिलाफ बैठे हैं और सरकार के खिलाफ बैठे हैं। ये जो एमआईएम का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसके फंडिंग को लेके भी उन्होंने मतलब उस जनसभा में कुछ बातें कही थी कि फंडिंग कौन दे रहा, उनका इशारा किसकी तरफ था? देखो मैंने आपसे पहले भी कहा कि भले हमारी विचारधाराएं अलग हो मगर हम आपस में सब दोस्त होते हैं। जैसे कि शालम आजमी साहब वो एमआईएम के हैं, उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मगर हम साथ में रहते हैं तो हमें हर चीज बात मालूम पड़ती है। यह हाल रहा शालम आजमी साहब का कि शालम आजमी साहब कह रहे थे कि हमारे पास डेकोरेटर को देने के लिए पैसे नहीं थे। 6.5 लाख में डेकोरेटर से बात हुई थी, उनके पास पैसे नहीं थे। वो धीरे धीरे करके कैसे अपने
डेयरी के गल्ले में से निकाल के, अपने तबेले में से पैसा निकाल करके थोड़ा थोड़ा करके मेरे सामने उसको बुला बुला करके यहाँ पे पैसा दे रहे थे। चाहे वो सैफ पठान साहब हो, वो कहीं से इधर उधर से पैसा जमा किए, थोड़ा बहुत पैसा इनसे मांगा, उनसे मांगा, तो किसी ने, जैसे भी हमारे शब्बीर खान साहब थे, एसके बिल्डर्स हैं, इन्होंने लाख रुपया दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अपोजिशन के लोग हैं। देखो, कभी भी आप याद रखना कि जब हम कोई बिजनेसमैन जब होता है, वो बिजनेस करता है शहर के अंदर, तो उसको अपने अपने बैलेंस को बराबर बैलेंस करके चलना पड़ता है। उसे सत्ताधारी को भी साथ में रखना पड़ता है, उसे अपोजिशन को भी साथ में रखना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुमरा कौसा के लोकल लोग, जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया होगा, किसी ने 2000, 5000, 10,000 दिया होगा, और मुझे मालूम है कैसे कैसे चंदे करने के बाद में उस खर्चे में तकरीबन 12-13 लाख रुपए खर्चे हुए। वो 12-13 लाख रुपए उन्होंने कैसे जमा किए मुझे मालूम नहीं, अब इन्हें मालूम नहीं है। इनको कैसा है कि आसपास जो एक चंडाल चौकड़ी जो है, वो आकर के बोल देती है, साहब फलाने से पैसा आ गया, फलाने से पैसा आ गया। इन्होंने ऐलान कर दिया, नहीं, वो शिंदे साहब ने 25 लाख रुपए भेज दिया। अरे 25 लाख तो खर्चा ही नहीं हुआ, 12-13 लाख रुपए खर्चा हुआ, जिसमें 6.5 लाख रुपए डेकोरेशन का रहा, वो कुछ ऐड का रहा, कुछ होटल जाम रख के उन्होंने 10 काउंसिल की, तो उसके भाड़े से मिला के 12-13 लाख रुपए टोटल खर्चे हुए, जो मुझे शाला आजमी के जरिए मुझे मालूम पड़ा। हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा, हो सकता है थोड़ा सा कम हो। अच्छा राजू भाई, उस जनसभा के अंदर अवार साहब ने मुस्लिम लीग की जो फर्ज है, जो अस्पताल के निजीकरण के खिलाफ कई दिनों से भूख हड़ताल पे बैठी है, तो उस मुमरा की बेटी को भी मतलब उन्होंने उस जनसभा में अब्द शब्द कहे, उन्हें जिन्ना की पोती कहा, और साथ ही ये भी गंभीर आरोप लगाया कि ये बिल्डरों से हफ्ता वसूली करती है, 1,50,000 रुपये लेके हफ्ता वसूली करती है, उन्हें हरेसमेंट करती है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या इस तरीके का आरोप मुमरा की बेटी के ऊपर, जो वो बेटी जो उनकी सगी बेटी की समान उम्र की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से किसी बच्ची के ऊपर आरोप लगाना, ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक उचित मानते हैं हम? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा आपसे कि ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि उन्हें किसी की इज्जत करना नहीं आता, वो एक बदतमीज आदमी है। फरत शेख उनकी बेटी के बराबर है। जिस तरीके से मैं नताशा को अपनी बेटी जैसा समझूंगा, उसी तरीके से मैं फरत को भी अपनी बेटी जैसा ही समझूंगा। मेरे लिए दोनों मेरे लिए बेटी समान है, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी 3 बेटियां हैं, और उन्हीं की उम्र की बेटियां हैं। तो हमें बेटियों का नहीं, हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए, हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी जात की हो, मगर हमें हर औरतों की हमें इज्जत करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सैफ पठान साहब या फरहत शेख मैडम जो हैं, वो किसके खिलाफ बैठी हैं? वो सरकार के खिलाफ बैठी हैं, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ बैठी हैं। तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप कितना आग बबूला हो रहे हैं? करनी चाहिए उन्हें। और अच्छी बात है, अगर हो सकता है कि अगर उनकी मेहनत रंग ला जाए, हो सकता है कि तोरण यहाँ से हट जाए, या हो सकता है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट ना होते हुए अडॉप्ट हो जाए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से खुद चलावे, ये अच्छी बात है। हमारे इलाके के लोगों का फायदा होगा। आज तोरण का क्या हाल है आपको मालूम है? आज टोरेंट के अंदर जिन लोगों को बिल आ रहा है, उनसे जाकर के पूछिए, क्योंकि हम फील्ड में बैठते हैं, मैं दिन भर ऑफिस में बैठता हूँ, मुझे मालूम है। मैं दिन भर मुमरा कौसा में घूमता हूँ, मुझे मालूम है कि क्या हाल है लोगों का, लोग कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो कभी आवाज उठाई नहीं। आप कहीं जाकर के आप जब देखें कि इतना तीव्र गति से आंदोलन हो रहा है, आप कहीं जाके आप इस बजट सेशन के अंदर आपने जाकर के सदन के अंदर कहा, हमारे जो विधानसभा है, विधान भवन है, उस भवन में कहा कि नहीं, इस टोरेंट से हमें बचाइए, इस टोरेंट को हमारे पर्स से, हमारे सर पर से हटाइए। इसको बोलने के लिए आपको 3 साल लग गए। 2020 से 2023 तक आप खामोश रहे, जिसके बीच में आप तकरीबन 2-2.5 साल आप खुद मिनिस्टर रहे, आप हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। आप चाहते तो उस टाइम में हो सकता था, आप चाहते उस टाइम में स्टे दे सकते थे टोरेंट को, आप चाहते तो उस टाइम में सब्सिडी दे सकते थे हमारे इलाके के लोगों को, मगर आपने नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि आपके जो आंसू हैं वो मगरमच्छ के आंसू हैं। अच्छा राजू भाई, हैरत वाली बात है कि उस जनसभा में उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेताओं को तो टारगेट तो किया ही किया, लेकिन पुलिस और हजारों लोगों के बीच में जिस तरीके से उन्होंने शमीम खान के बारे में कहा कि शमीम खान पहले क्या थे, आज 500 करोड़ के मालिक बन चुके, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। जबकि वहीं रफीक कामदर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भरी सभा में चिल्ला के बोले, साहब ये कि आप क्या कह रहे हैं, शमीम खान के ऊपर ईडी की जांच बैठ जाएगी। ये मामला कुछ समझ में नहीं आया, इसका कुछ विश्लेषण करना चाहेंगे आप? देखो, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा उन्होंने दूरियां बनाई हैं मुमरा कौसा के लोगों से, जो भी उनके पार्टी के जो पदाधिकारी उनसे दूरियां बनाई हैं। वैसे क्या वजह हो सकती है मुझे तो नहीं मालूम है। हो सकता है कोई वादा हो जो वादा पूरा ना किया गया हो, जिसकी वजह से वो चिड़े हुए हैं। और ये जो 500 करोड़ रुपए का आदमी हो गए हमारे शमीम खान साहब, शमीम खान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अच्छे इंसान है, सीधे इंसान है बेचारे। वो पॉलिटिक्स तो बहुत सीधे तरीके से करते हैं। और अगर उन्हें पैसा कमाया, अल्लाह ने दिया और उन्होंने कमाया, उन्होंने 2 नंबर का धंधा तो नहीं किया। बिल्डर बने उन्होंने पैसा कमाया होगा, और अच्छा पैसा कमाया होगा। मगर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
वो कहते हैं ना कि प्यार से पीठ के ऊपर छुरी भोंक दो ताकि दुश्मन को पता ना चले कि मुझे किसने मारा है। ये उसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि शहीद खान को नुकसान भी पहुंच जाए और ये भी पता ना चले कि उसको नुकसान को मैंने पहुंचाया है। ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ईडी हो चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो EOW जो होता है वो इनके ऊपर आवे, इनके ऊपर छापा मारे और इनकम टैक्स के लोग इनके ऊपर छापा मारे और इनका नुकसान हो। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शहीद खान साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। भले पॉलिटिशियन अच्छे ना हो, सीधे हो, मगर जो बिजनेसमैन है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। उन्होंने अपना पेपर और सही करके रखा होगा और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही अपनी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए उन्हें अपने बिल्डिंग का काम। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हादसा उनके साथ में हो या कोई ऐसा वक्त पेश आवे, और अगर ऐसा वक्त पेश आता है तो हम रूबरू उनके साथ भी खड़े रहेंगे और किसी के ऊपर भी अगर आए हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थे शहर के चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी साहब। इनसे हमने बात की पिछले दिनों जिस तरीके से सिलफाटा के अंदर मतलब एक पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद यहाँ के जो आमदार विधायक जितेंद्र अवार साहब, उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं को जिस तरीके से उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया था, बहुत अपशब्द कहे थे विपक्ष के नेताओं के बारे में, उसी पे हमने उनसे बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। तो राजू अंसारी साहब ने बड़े ही मुखर होके बड़ी बेबाकी से मतलब अपनी बात रखी और उनका ये कहना है कि अवार साहब जैसे एक ऐसे नेता जिनकी मतलब एक संवैधानिक पद के ऊपर है, उनको इस तरीके से आरोप लगाना विपक्षी नेताओं पे कि कहीं ना कहीं उन्हें शोभा नहीं देता है और उन्होंने कड़ी मतलब उनके शब्दों की आलोचना भी की है। तो दोस्तों जिस तरीके से हालात बदल रहे, समीकरण बदल रहे, चाहे वो महाराष्ट्र के हो या फिर मुमरा के, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये जो राजनीति है किस करवट बैठती है, इसके ऊपर भी हमारी नजर बराबर बनी रहेगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ में मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।